हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोर का सेमी क्लासिकल मॉडल, जो कुछ तो क्लासिकी भौतिकी पहलुओं पर तथा कुछ आधुनिक पहलुओं पर आधारित हैं, सरलतम हाइड्रोजन सम परमाणुओं का भी सही चित्रण नहीं करता। सही चित्र वास्तव में क्वांटम यांत्रिकी से प्राप्त होता है, जो बोर मॉडल के अनेक मूलभूत रूपों से भिन्न है। फिर भी यदि बोर मॉडल पूर्ण रूप से ठीक नहीं है तो हम इसके बारे में चिंतित क्यों होते हैं? तथापि बोर मॉडल को उपयोगी बनाने वाले कुछ कारण हैं। यहाँ पे कार्ड दिया हुआ है। हमने क्लासिकी भौतिकी की जिन संकल्पनाओं को सीखा है उनका इस मॉडल में समावेश है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें और मुख्य अवधारणा से ही हम प्रश्न को हल कर देंगे। यहां पे हम क्या करते हैं कि प्रश्न के प्रथम भाग पर चर्चा करते हैं कि आखिर जो बोर है वो हाइड्रोजन सम परमाणुओं को भी क्यों नहीं अच्छे से बता पाता। पहले तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि बोर मॉडल जो है वो सेमी क्लासिकल कैसे है। सेमी क्लासिकल का मतलब है आधा क्लासिकल है आधा आधुनिक है। कैसे? देखिए, उन्होंने क्या किया, उनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ घूम रहा होता है। घूमते हुए वो विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है, जबकि घूमते हुए ये केंद्र की तरफ लगातार त्वरित हो रहा होगा। ऐसा हम क्लासिकी मॉडल में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी चीज वृत्तीय गति कर रहा है तो वो केंद्र की तरफ त्वरित हो रहा होता है। मान लीजिए ये v गति से चल रहा है तो इसका केंद्र की तरफ जो भी त्वरण होगा, मान लीजिए ac, वो क्या होगा, v का वर्ग भागे r। हमने मान लिया r त्रिज्या में घूम रहा है। तो क्लासिकल मॉडल के अनुसार ये विकिरण का उत्सर्जन करना चाहिए था, लेकिन विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। ये उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों तरफ, वो विकिरण का उत्सर्जन तभी करता है जब वो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आता है। इस अवस्था में यह विकिरण का उत्सर्जन करता है, अर्थात एक फोटॉन का। अब ये जो सिद्धांत है ये दरअसल आधुनिक सिद्धांत है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बोर ने आधुनिक सिद्धांत इसका इस्तेमाल किया। साथ ही साथ जब उनको त्रिज्या निकालना था, किस त्रिज्या में वो घूम रहा है, तब उन्होंने क्लासिकल मॉडल का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर वो v गति से घूम रहा है नाभिक की तरफ, तो वो स्थिर वैद्युत बल की मदद से घूम रहा है। उन्होंने कहा कि जो mv का वर्ग भागे r है, जो कि केंद्र की तरफ बल चाहिए, वो मिलता है इसको स्थिर वैद्युत बल के रूप में, जो कि हुआ के ई का वर्ग भागे आर का वर्ग। यहां पे हमने मान लिया कि ये हाइड्रोजन परमाणु है, तो जेड का मान 1 होगा, अर्थात केंद्र पर केवल एक प्रोटॉन होगा। ये नियम तो पूरी तरह से क्लासिकल है, जिसका मतलब है कि बोर ने आधुनिक परिकल्पनाओं का भी इस्तेमाल किया, आधा क्लासिकल इस्तेमाल किया, आधा आधुनिक। इसीलिए इसके मॉडल को सेमी क्लासिकल बोलते हैं। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज हम ये समझते हैं कि आखिरकार बोर पूरी तरह से ये परमाणु को क्यों नहीं समझा पाया। दरअसल ये जुड़ा हुआ है स्पेक्ट्रम के रेखाओं से। मान लीजिए हमारे पास में एक बर्तन है, कुछ इस तरीके से इसमें गैस भरी हुई है। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन। और एक और बर्तन है हमारे पास में, इसमें भी हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, कुछ इस तरीके से। ये भी हाइड्रोजन गैस है। हम क्या कर रहे हैं कि यहां नीचे इसके तापक भी है, अर्थात हीटर भी है। यहां पे ये इनको गर्म कर देगा तो इनको उत्तेजित कर देगा। यहां पे भी मान लीजिए हीटर रहा होगा कुछ समय के लिए, और इनको गर्म करके इनको उत्तेजित कर दिया। उत्तेजित होने के बाद जो ये गैस के परमाणु होंगे वो क्या करेंगे, विकिरण का उत्सर्जन करेंगे। तो यहां पे विकिरण का उत्सर्जन होगा और यहां पे भी होगा। लेकिन हमने क्या किया कि ये जो दूसरी स्थिति है, इस स्थिति में हमने क्या किया है कि इसके चारों तरफ एक चुंबक भी लगा दिया है। कि ये जो यहां पे हमने चुंबक लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया है इस हाइड्रोजन के ऊपर, और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है। तो जब हमने चुंबकीय क्षेत्र के बिना स्पेक्ट्रम देखा हाइड्रोजन का, तो वो एक तरीके का था, और जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगा करके स्पेक्ट्रम देखे हाइड्रोजन का, तो वो अलग ही हो गया, अर्थात वो बदल गया। अर्थात यहां पे जिस तरीके की आपको स्पेक्ट्रम की रेखाएं देखने को मिली, यहां पे उससे अलग देखने को मिली। इसे बोला गया स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन। तो जब हमने यहां पे चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो आखिरकार इसका स्पेक्ट्रम बदला कैसे, ये चीज बोर का मॉडल नहीं समझा पाया। इस चीज को समझने के लिए श्रोडिंगर ने अपने समीकरण से आधुनिक परमाणु के मॉडल की नींव रखी। उनके समीकरणों से हमें परमाणु का एक विचित्र ही रूप प्राप्त हुआ। हालांकि उसने हमें इस स्पेक्ट्रम के बारे में भी अच्छे से समझा दिया। उसने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ गोलीय कक्षों में नहीं घूमता है, बल्कि वो नाभिक के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। और जिस क्षेत्र में उसकी पाई यानी कि प्रायिकता 90% से ज्यादा होती है, उस क्षेत्र को हमने कक्ष बोल दिया। और वे कक्ष जो होते हैं वो बड़े ही विचित्र होते हैं। वो गोलीय भी हो सकते हैं कुछ इस तरीके से,
जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरीके से होगा, वो बाहर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन 90% से ज्यादा प्रायिकता होती है कि वो गोली कक्ष में घूमे, तो जो कक्ष कहलाता है वो एस कक्ष कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ, वो कुछ इस तरीके से भी घूम सकता है, डंबल की आकृति में, जहां पे उसके पाए जाने की प्रायिकता 90% से ज्यादा है। अगर इस तरीके के कक्ष में वो घूमेगा तो इसको पी नाम दे दिया गया। और अगर वो नाभिक के चारों तरफ कुछ इस तरीके की आकृति में घूमता है, कुछ इस तरीके की, अर्थात दो डंबलों की आकृति, अर्थात जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका इस क्षेत्र में पाए जाने की प्रायिकता जो है वो 90% से ज्यादा है। पुनः मैं बोलूंगा कि वो बाहर भी हो सकता है, लेकिन वो अपना ज्यादातर समय इस क्षेत्र में बिताता है। तो इस तरीके से हमें एक और कक्ष मिल गया। इस कक्ष को हम बोलते हैं डी कक्ष। इसी तरीके से बहुत सारे कक्ष होते हैं, और जो ये कक्ष की अभिकल्पना है, इसकी मदद से हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के तंत्र को भी अच्छे से समझा पाए, जो कि बोर मॉडल नहीं कर सकता है। कुछ चीजें और समझते हैं। तो अभी हमने चर्चा किया कि जो बोर मॉडल है वो किस तरीके से हाइड्रोजन समपरमाणुओं का भी सही चित्रण नहीं करता है। जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं तो दरअसल जो उत्पन्न होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो किस तरीके से, वो क्यों बदली, इस चीज को बोर मॉडल नहीं समझा पाता। तो फिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पे उसका कार्ड दिया हुआ है। हमने क्लासिकी भौतिकी की जिन संकल्पनाओं को पढ़ा है उनका इस मॉडल में समावेश है। इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में बोर मॉडल है परमाणु का, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ घूम रहा होता है, उसी तरीके से जिस तरीके से सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ ग्रह। तो ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की गति मान लीजिए v है, तो केंद्र की तरफ इसके ऊपर क्या लग रहा होता है, अभिकेंद्री बल। मान लीजिए r त्रिज्या में जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, तो इसको केंद्र की तरफ चाहिए बल mv का वर्ग भागे r, जो कि इसको मिलेगा स्थिर वैद्युत बल से। मान लेते हैं यह हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लग रहा है ये e का वर्ग भागे r का वर्ग। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एक क्लासिकल नियम है। ये चीज हम क्लासिकी में पढ़ते हैं, क्लासिकी भौतिकी में पढ़ते हैं, अभिकेंद्री बल, ये सारी चीजें। साथ ही साथ जो बोर थे उनके अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन इस nवे कक्ष में स्थिर है तो इसका जो कोणीय संवेग होगा अर्थात mvr, ये बराबर होना चाहिए nh भागे 2 पाई। अब यहाँ पे जो ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की उसको हम लिख सकते हैं E बराबर गतिज ऊर्जा, जिसको K से दर्शा देते हैं, धन स्थितिज ऊर्जा जिसको U से दर्शा देते हैं। गतिज ऊर्जा को लिखा जाएगा 1/2 mv का वर्ग, और स्थितिज ऊर्जा होगा यहाँ पे ऋण ke का वर्ग भागे r, ke का वर्ग भागे r। यहां से हम बोल सकते हैं कि mv का वर्ग होगा ke के वर्ग भागे r के, तो यहाँ उस चीज को उठा के डाल देते हैं, तो यहां मिलेगा आपको ऋण ke का वर्ग भागे 2r। ये हो जाएगी ऊर्जा। जब इन चीजों से हम ऊर्जा और त्रिज्या की गणना करते हैं तो ऊर्जा का मान मिलता है आपको E बराबर E0, और यहां गुणा किया जाता है z का वर्ग भागे n का वर्ग। साथ ही साथ जो यहाँ त्रिज्या होता है nवे कक्ष का वो मिलता है R0 n का वर्ग भागे z के। और ये चीजें हमें मिली है यहाँ पे क्लासिकी के नियमों से, अर्थात हम बोल सकते हैं कि बोर के मॉडल में बहुत सारे क्लासिकी के नियम जो हैं वो मिश्रित हैं, वो मौजूद हैं। और यह इस प्रश्न के दूसरे हिस्से का जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।